हेलो, आज हम पढ़ेंगे हिंदी निबंध का उद्भव और विकास। तो गद्य की अन्य विधाओं की भांति निबंध का उद्भव भी भारतेंदु युग में हुआ। समाचार पत्रों के प्रकाशन ने निबंध साहित्य को प्रोत्साहन दिया। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ये विधा विकसित हुई। निबंध का जो उद्भव और विकास है उसको 4 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। निबंध के विकास को जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। भारतेंदु युग का उद्भव सांस्कृतिक राजनीतिक चेतना के उन्मेष काल में हुआ। उस समय समाज सुधार की ही मुख्य लक्ष्य था। इसके लिए शिक्षा का प्रचार और पिछड़ापन दूर करने की चेष्टा निबंध द्वारा की जाने लगी। इस युग के साहित्यकार, संपादक और लेखक भी थे जिन्होंने अपनी पत्र पत्रिकाओं में सांस्कृतिक, सामाजिक व राजनीतिक विषयों की चर्चा निबंधों के रूप में की है। उनके निबंधों की समस्याएं जनता की समस्याएं थी। भारतेंदु युग के निबंधों में व्यक्तिक तत्व प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। उस समय निबंधों के विषय धर्म, समाज, यात्रा, खोज, प्रकृति, वर्णन, आत्मचरित, व्यंग्य, विनोद आदि हुआ करते थे। धार्मिक निबंधों में अंधविश्वास, मिथ्या परंपराएं, बाह्य आडंबर, कुरीतियों पर तीखी चोट की गई थी। भारतेंदु युग के निबंध व्याख्यात्मक और विचारात्मक शैली में लिखे गए थे। दूसरा है द्विवेदी युग। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी अपने युग की समस्त साहित्यिक चेतना के अग्रदूत रहे। उन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से निबंधों का खूब विकास किया। खड़ी बोली हिंदी को व्याकरण सम्मत बनाने और उसका परिष्कार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतेंदु मंडल के लेखकों के निबंध के पाठकों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई और गुलेरी जी का कछुआ धर्म भी महत्वपूर्ण व्यंग्यात्मक निबंध है। श्याम सुंदर दास ने आलोचनात्मक विषयों पर लेख लिखे। उन्होंने भारतीय साहित्य की विशेषताएं, समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता जैसे गंभीर विषयों पर लेख लिखे। इस युग के साहित्यकार भाषा, व्याकरण, इतिहास, भूगोल, पुरातत्व विज्ञान और दर्शन विषयों पर भी लेख लिखे गए। सामाजिक कुरीतियां और सरकार के अत्याचारों की ओर इस काल के निबंधकारों ने ध्यान नहीं दिया, बल्कि करुणापूरित भावुकता, उपदेशात्मकता, वैचारिकता इस युग के निबंधों की खास विशेषताएं रही है। फिर आता है शुक्ल युग। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वैसे तो द्विवेदी युग में निबंध लिखने प्रारंभ हो गए थे, पर प्रौढ़ता कुछ समय पश्चात ही आई। उन्होंने अपने विचार प्रधान निबंधों में अपने पूर्ववर्ती निबंधकारों की कमियों को पूरा किया और हिंदी निबंध साहित्य के लिए नया मार्ग प्रशस्त किया। इन्होंने साहित्यिक, मनोवैज्ञानिक, व्यक्तिक, सामाजिक तथा संस्मरणात्मक आदि सभी प्रकार के निबंध लिखे। इस युग की क्या विशेषताएं थी कि शुक्ल युग के निबंधकारों में विषय वैविध्य और सूक्ष्मता के दर्शन होते हैं। इनमें हास्य व्यंग्य का पुट भी अधिक मिलता है। भाषा की प्रौढ़ता, शैली की सरसता और शास्त्रीय मतों की मीमांसा जैसी विशेषताएं भी देखी जा सकती है। कुछ निबंधकारों ने राष्ट्रीय समस्याओं पर भी निबंध लिखे और सांस्कृतिक चेतना को विकसित करने में भी योगदान दिया। फिर है शुक्लोत्तर युग। शुक्ल जी ने निबंध विधा को एक ठोस धरातल प्रदान कर दिया था, जिससे आगे चलकर कई सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और कलात्मक निबंधों का प्रणयन पर्याप्त मात्रा में हुआ। शुक्लोत्तर युग के निबंधकारों में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, नंदुलारे वाजपेयी, जैनेन्द्र बनारसी दास चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र, सत्येंद्र, प्रभाकर माचवे, धर्मवीर भारती, डॉक्टर रामविलास शर्मा आदि महत्वपूर्ण निबंधकार माने जाते हैं। इन्होंने व्यापक विषयों पर अनेक विचारात्मक एवं आलोचनात्मक निबंध लिखे। इन निबंधकारों की अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। इन्होंने काव्य शास्त्रीय निबंधों में पाश्चात्य और पौर्वात्य विचारों का संतुलन किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अशोक के फूल, कल्पलता, डॉक्टर नगेंद्र की विचार एवं विवेचन आदि महत्वपूर्ण कृतियां हैं निबंध संग्रह की।
इनके अतिरिक्त वर्तमान दौर में भीमसेन त्यागी, नरेंद्र कोहली, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, मुद्रा राक्षस, डॉक्टर विजेंद्र स्नातक, नामवीर सिंह, रविंद्रनाथ त्यागी आदि के नाम भी उल्लेखनीय हैं। 20वीं सदी के अंतिम दौर में सैकड़ों निबंधकार हुए जो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य में अपना स्थान बना रहे हैं। शुक्लोत्तर युग और साठोत्तरी युग के इन निबंधकारों ने जीवन के प्रत्येक पक्ष पर मौलिक निबंध लिखे हैं। धर्म, समाज, राजनीति, शिक्षा, साहित्य, संप्रदाय, मनोविज्ञान, दर्शन, अर्थशास्त्र, विज्ञान और तकनीकी विषयों पर भी सैकड़ों प्रकार के निबंध मिलते हैं। आज के कुछ निबंधकारों में वाकजाल और पांडित्य प्रदर्शन की भावना अधिक देखने को मिलती है। अतः हिंदी निबंधकारों को अहम से ऊपर उठकर मौलिकता और ईमानदारी से काम में लेना चाहिए। तो ये थी हिंदी निबंध की विशेषताएं, उसका उद्भव और विकास। अब हम पढ़ते हैं हिंदी नाटक का उद्भव और विकास। तो आरंभिक युग जो था हिंदी नाटक का, जो हमारे संस्कृत नाटक थे वो आरंभिक युग था, लेकिन उसको साहित्य से नहीं जोड़ा जा सकता। जैसे 1870 के बाद ही हिंदी नाटक का उद्भव माना गया है, तब तक अंग्रेजी भाषा साहित्य का प्रभाव हिंदी पर भी स्पष्ट दिखाई देने लगा था। खड़ी बोली हिंदी में रचा गया पहला नाटक भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र लाल रचित नहुष नाटक है और प्रमाणित रूप से यही हिंदी नाट्य साहित्य का यहीं से उद्भव माना गया है। यही इसका प्रारंभिक काल हम कह सकते हैं। फिर है भारतेंदु युग, जो 1870 से सन 1900 तक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र वैसे तो ब्रजभाषा के कवि थे, लेकिन इन्होंने अपना गद्य साहित्य खड़ी बोली में ही रचा था। इनके प्रसिद्ध नाटकों में भारत दुर्दशा जो सामाजिक नाटक था, अंधेर नगरी, चौपट राजा, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली आदि माने जाते हैं। भारतेंदु युग में प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद गुप्त आदि के नाम भी लिए जाते हैं, जिन्होंने कुछ मौलिक व कुछ अनुदित नाटक लिखे थे। आगरा वाले राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त बंगाली नाटककार द्विजेंद्र लाला राय, रविंद्रनाथ टैगोर का नाटकों के अविकल हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया। कलात्मक दृष्टि से टैगोर का गौरा नाटक बहुत ही लोकप्रिय हुआ और इसी युग में अंग्रेजी के शेक्सपियर के नाटक द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द हैमलेट का अनुवाद भी किया गया था। भाषा शैली एवं तकनीकी दृष्टि से भारतेंदु युग सफल नहीं माना जा सकता, किंतु उस युग की सामाजिक रूढ़ियों, धार्मिक अंधविश्वासों आदि पर कुठाराघात करने में ये नाटक सफल रहे हैं। दूसरा है द्विवेदी युग, सन 1901 से 1915 तक। इस युग में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के सहज प्रयासों से कुछ मौलिक नाटक अवश्य लिखे गए, जिन्हें सरस्वती पत्रिका में धारावाहिक रूप से प्रकाशित भी किया गया। द्विवेदी जी के समय तक राष्ट्रीय चेतना जोर पकड़ गई थी। धीरे धीरे देश प्रेम और राष्ट्रीय जनजागरण से संबंधित कुछ नाटक लिखे गए। भाषा व शिल्प की दृष्टि से भी ये अपेक्षा कुल अधिक सफल रहे थे। इस युग में रंगमंचीय रोमांटिक नाटक अधिक लिखे गए, जिनमें आगा हश्र तथा तुलसी दत्त के रोमांटिक नाटकों नल दमयंती, हीर रांझा, रोमियो जूलियट ही अधिक लिखे गए। इसके साथ साथ जगदीश चंद्र चतुर्वेदी का तुलसीदास, वियोगी हरि का प्रबुद्ध यामिनी, पंडित बद्री नारायण भट्ट का चंद्रगुप्त, रानी दुर्गावती जैसे नाटक भी मिलते हैं। फिर प्रसाद युग, जो 1915 से 1935 तक माना गया है। हिंदी नाट्य शिल्प की दृष्टि से प्रसाद युग हिंदी नाटकों का स्वर्ण युग माना जाता है। प्रसाद जी के समय तक पश्चिमी तथा बंगाली नाट्य कला का पूर्ण रूप से प्रभाव स्थापित हो चुका था, इसलिए प्रसाद ने भारतीय एवं पाश्चात्य नाट्य कला का समन्वय करते हुए दर्जनों नाटक लिखे थे। प्रसाद जी के सभी नाटक पौराणिक एवं ऐतिहासिक घटना चक्रों पर लिखे गए थे। इनमें सज्जन, कल्याणी परिणय, विशाख दत्त, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, एक घूंट, स्कंदगुप्त
अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री, चंद्रगुप्त आदि विशेष रूप से प्रसिद्ध नाटक हुए हैं। प्रसाद के नाटक अतीत के पट पर वर्तमान के चलचित्र माने जाते हैं। इन्होंने ऐसे ही विषय वस्तु का चयन किया था जो हमारे गौरवशाली अतीत को उजागर करते हैं। अंग्रेजों की दास्ता से जकड़े भारतवासियों को सांस्कृतिक आदर्शों की दिव्य झांकी दिखलाकर वे भारतीयों के मन में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करना चाहते थे। इसमें वे सफल भी रहे। प्रसाद युग में वृंदावन लाल वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी, सेठ गोविंद दास आदि भी प्रसिद्ध हुए। इन्होंने भी प्रसाद की तरह ऐतिहासिक नाटक अवश्य लिखे, पर इन्होंने मुगल कालीन भारत को आधार बनाकर मानव मूल्यों की स्थापना की। अतः ये कह सकते हैं कि विषय वस्तु और टेक्निक आदि सभी दृष्टियों से प्रसाद युग जो है सफलतम युग माना जाता है। फिर है प्रसादोत्तर युग 1935 से 1950 तक। 20वीं शताब्दी के चौथे दशक में नाटक साहित्य का भरपूर विकास हुआ। यद्यपि इस काल में अनुदित नाटक कम ही लिखे गए, परंतु पश्चिमी नाट्य कला के अनुकूल संघर्ष प्रधान नाटक खूब लिखे गए थे। ऐसे नाटककारों में डॉक्टर देवराज दिनेश, लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल, गोविंद वल्लभ पंत, उदय शंकर भट्ट, उपेंद्र नाथ अश्क, जगदीश चंद्र माथुर के कोणार्क, भोर का तारा, शारदिया आदि नाटकों के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इन नाटककारों ने राजनीतिक अवसरवादिता, सांप्रदायिक विद्वेष तथा हमारे सामाजिक मूल्यों एवं आस्थाओं के खंडित होने का व्यापक चित्रांकन किया गया है। इस युग के सभी नाटक रंगमंच को ध्यान में रखकर लिखे गए थे और वे समस्या मूलक ही अधिक थे। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 1940 से 1950 के बीच में हिंदी नाटकों की संख्या में वृद्धि होने के साथ साथ विविधता के दर्शन भी अधिक हुए। फिर है हिंदी नाटक वर्तमान में 1950 से अब तक। हिंदी साहित्य के पश्चिम के जैसे ओपेरा नाटक भी लिखे जाने लगे स्वतंत्रता के बाद। उसके साथ साथ गीति नाट्य भी लिखे गए। इन नए नाट्यकारों में डॉक्टर धर्मवीर भारती का अंधा युग, षष्ठी का आखिरी इंसान और मोहन राकेश का आधे अधूरे आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस नाटक प्रमुख हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर, विनोद रस्तोगी, विमला लुथरा, डॉक्टर प्रेमचंद्र गोस्वामी, सत्येंद्र आदि भी उल्लेखनीय हैं। इन नाटककारों ने नाट्य साहित्य को विविध आयाम प्रदान किए। इस युग के नाटकों का विषय वस्तु सत्ता लोलुपता, आणविक युद्ध की विभीषिका, महंगाई, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता, भाषावाद, जातिवाद जैसे रहे हैं। महानगरों में दूरदर्शन व सिनेमा संस्कृति के बावजूद नाटकों की ओर बुद्धिजीवियों का विशेष ध्यान रहा। परिणाम स्वरूप हिंदी नाटकों का एक सशक्त रंगमंच भी तैयार हुआ। इस तरह वर्तमान काल में नाट्य विधा की तरफ हमारा विशेष आकर्षण बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार हिंदी नाट्य साहित्य की विकास यात्रा व उसकी परंपरा सुदीर्घ रही है। आज रेडियो नाटक, दूरदर्शन से प्रसारित धारावाहिक नाटकों की लोकप्रियता ने हिंदी नाट्य साहित्य को एक विशेष स्थान दिलाया है। 2-2, 3-3 साल तक प्रसारित होने वाला नाटक हम लोग, मनोहर श्याम जोशी एवं बुनियाद, खानदान आदि को विशेष ख्याति मिली है। विभिन्न विद्यालयों, महाविद्यालयों के रंगमंच पर भी हिंदी नाट्य कला को लेकर नित नए प्रयोग किए जा रहे हैं। नुक्कड़ नाटक भी, उनका भी आयोजन किया जाता है स्कूल और कॉलेज में। अस्तु, मनोरंजन व शिक्षा का सुलभ और प्रभावशाली माध्यम होने के कारण निश्चय ही हिंदी नाट्य साहित्य का भविष्य उज्जवल प्रतीत होता है।